Welcome to Daily Life Pod, your source for daily inspiration and insights. मार्क मैनसन की एक किताब है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। अब इसका टाइटल ही इतना भड़काऊ है कि लोग या तो इसे बहुत पसंद करते हैं या फिर इससे नफरत। बिल्कुल, ये उन टिपिकल सेल्फ हेल्प किताबों जैसी नहीं है जो कहती हैं हमेशा पॉजिटिव रहो, सब अच्छा होगा। हाँ, ये तो सोच को सीधी चुनौती देती है। तो आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारा मिशन ये समझना है कि क्या कम चीजों की परवाह करना वाकई ये खुशहाल जिंदगी का राज हो सकता है, ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है। और ये भी देखेंगे कि ये किताब कुछ लोगों के लिए इतनी लाइफ चेंजिंग कैसे बन गई, और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसकी इतनी तीखी आलोचना क्यों करते हैं। इसके लिए हमारे पास कई मजेदार स्रोत हैं। किताब के कुछ सारांश है, एक नारीवादी नजरिए से लिखा गया लेख है, रेडिट पर आम पाठकों की जबरदस्त बहस भी है और खुद लेखक मार्क मैनसन का एक इंटरव्यू भी। तो चलिए पता लगाते हैं कि इस किताब के पीछे का सच क्या है। अच्छा, तो सबसे पहले इसी सवाल पर आते हैं, परवाह ना करने का मतलब क्या है? क्योंकि पहली बार में तो यही लगता है कि इसका मतलब है किसी चीज की फिक्र ना करना, एकदम बिंदास हो जाना। पर किताब का आइडिया ये नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही इस किताब का सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग पॉइंट है। मैनसन का कहना है कि ये उदासीन या इंडिफरेंट होने के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि हमारी ऊर्जा और ध्यान, जो कि बहुत लिमिटेड है, उन्हें हम कहाँ लगा रहे हैं। एक स्रोत में इसे बहुत अच्छे से समझाया गया है। क्या? कि एक अच्छी जिंदगी की चाबी ज्यादा चीजों की परवाह करना नहीं है, बल्कि कम चीजों की परवाह करना है। सिर्फ उन चीजों की जो असली, जरूरी और आपके लिए मायने रखती हैं। मतलब ये कि अपनी परवाह को बचा कर रखना और उसे सही जगह इन्वेस्ट करना। एग्जैक्टली। और इसे समझाने के लिए किताब में 3 सूक्ष्म बिंदुओं या 3 सटलिटीज की बात होती है। अच्छा, क्या है वो? इस बात से कंफर्टेबल होना कि आप दूसरों से अलग हैं। क्या आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते? हाँ, और ये ठीक है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था? वो मुश्किलों से जुड़ा था शायद। हाँ, दूसरा पॉइंट है कि अगर आप जिंदगी की छोटी मोटी मुश्किलों की परवाह करना छोड़ना चाहते हैं, तो आपको पहले उससे भी बड़ी और जरूरी किसी चीज की परवाह करनी होगी। जैसे अगर आपको अपने परिवार की खुशी की बहुत ज्यादा परवाह है, तो आप ऑफिस की छोटी मोटी पॉलिटिक्स की परवाह करना अपने आप छोड़ देंगे। आपका फोकस बदल जाता है। सही बात है। और तीसरा पॉइंट जो मुझे लगता है सबसे गहरा है, वो ये कि हम हर पल चुन रहे होते हैं कि हमें किस चीज की परवाह करनी है। हाँ, हम इससे बच नहीं सकते। तो मैच्योरिटी ये नहीं है कि हम परवाह करना छोड़ दें, बल्कि ये सीखना है कि हम अपनी परवाह सिर्फ उन चीजों को दें जो सच में इसके लायक हैं। बिल्कुल। और ये एक बहुत ही अजीब लेकिन पावरफुल आइडिया की तरफ ले जाता है, जिसे मैनसन द बैकवर्ड्स लॉ कहते हैं। ये असल में दार्शनिक एलन वॉट्स का विचार है। हाँ, द बैकवर्ड्स लॉ या उल्टा कानून। इसका मतलब क्या था ठीक से? इसका मतलब है कि जितना ज्यादा आप कुछ पॉजिटिव पाने की कोशिश करते हैं, उतना ही आप दुखी होते हैं। सुनने में अजीब लगता है, पर सोचिए। जितना ज्यादा आप अमीर बनने के लिए बेचैन होंगे, उतना ही आप खुद को गरीब और नाकाबिल महसूस करेंगे, चाहे आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो। और जितना ज्यादा आप खुश रहने के पीछे भागेंगे, उतना ही अकेला और नाखुश महसूस करेंगे, क्योंकि आप लगातार खुद को याद दिला रहे हैं कि आप अभी खुश नहीं हैं। और ये सीधे उस चीज से जुड़ता है जिसे वो फीडबैक लूप फ्रॉम हेल कहते हैं। ये तो हर किसी ने महसूस किया होगा। क्या है वो? जैसे किसी जरूरी मीटिंग से पहले घबराना और फिर इस बात पर घबराना कि मेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं, सब देख लेंगे तो क्या सोचेंगे। वही, ये एक दुष्चक्र है। आप चिंतित होने पर चिंता करते हैं, आप गुस्सा होने पर खुद पर गुस्सा करते हैं। हमारी कल्चर हमें यही तो सिखाती है कि गुस्सा, उदासी, चिंता, ये सब बुरी भावनाएं हैं। और इसी वजह से हम इस लूप में फंस जाते हैं। किताब का तर्क है कि इन नकारात्मक भावनाओं को स्वीकार करना ही अपने आप में एक सकारात्मक अनुभव है। जब आप कहते हैं हाँ, मैं भी चिंतित महसूस कर रहा हूँ और ये ठीक है, तो आप उस लूप को तोड़ देते हैं। बिल्कुल। तो मतलब समस्याओं से भागो मत, बल्कि सही तरह की समस्याएं चुनो। मैनसन का एक बड़ा तर्क ये भी है कि खुशी का मतलब ये नहीं है कि जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ, एक स्रोत में कहा गया है, बिना समस्याओं वाले जीवन की उम्मीद मत करो, बल्कि अच्छी समस्याओं से भरे जीवन की उम्मीद करो। ये आइडिया मुझे बहुत पसंद आया। और ये हमें उस सबसे गहरे सवाल की ओर ले जाता है जो ये किताब पूछती है। कौन सा सवाल? आप अपनी जिंदगी में किस तरह का दर्द चाहते हैं? आप किस चीज के लिए संघर्ष करने को तैयार हैं? ये सवाल शायद इस बात का ज्यादा बड़ा निर्धारक है कि हमारी जिंदगी कैसी होगी, बजाय इसके कि हम क्या एंजॉय करना चाहते हैं। मतलब? हर कोई एक शानदार बॉडी चाहता है,
लेकिन बहुत कम लोग जिम में रोज घंटों पसीना बहाने का दर्द और संघर्ष चुनते हैं। हर कोई सफल होना चाहता है, पर बहुत कम लोग उस अनिश्चितता, लंबे काम के घंटों और रिजेक्शन के दर्द को सहने के लिए तैयार होते हैं। वाह, और इसी से मुझे विलियम जेम्स के प्रयोग की याद आ गई। वो कहानी भी कमाल है। हाँ, बताइए उसके बारे में। उन्होंने 1 साल तक ये मानने का फैसला किया कि उनके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए वो 100% जिम्मेदार हैं। भले ही वो उनकी गलती ना हो। हाँ, और इस एक प्रयोग ने उनकी जिंदगी बदल दी। वो अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक बने। ये दिखाता है कि जिम्मेदारी लेने में कितनी ताकत है। जब हम अपनी समस्याओं की जिम्मेदारी लेते हैं तो हम लाचार महसूस करने के बजाय शक्तिशाली महसूस करते हैं। और इसी आत्मविश्लेषण से जुड़ी एक और मजेदार मेटाफर है, जैसे मैनसन सेल्फ अवेयरनेस अनियन कहते हैं। आत्म जागरूकता रूपी प्याज। अच्छा, प्याज की तरह जिसकी कई परतें होती हैं। बिल्कुल। सबसे बाहरी परत है अपनी भावनाओं को समझना, जैसे मैं इस बात पर खुश होता हूँ या ये बात मुझे दुखी करती है। ये ज्यादातर लोगों को पता होता है। ठीक है, ये तो आसान है। दूसरी परत थोड़ी गहरी है, ये पूछना कि हम कुछ भावनाएं क्यों महसूस करते हैं। मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? क्या इसलिए कि मुझे लगता है कि मैं फेल हो गया, या इसलिए कि मुझे लगता है मेरे साथ नाइंसाफी हुई? एग्जैक्टली। तो ये सिर्फ अपनी भावनाओं को पहचानने के बारे में नहीं है, बल्कि ये पूछने के बारे में है कि वो भावनाएं कहाँ से आ रही हैं। ये तो काफी गहरी सोच है। और फिर आती है तीसरी और सबसे गहरी परत, हमारे व्यक्तिगत मूल्य। हमारे पैमाने क्या हैं? हम सफलता या असफलता को मापते कैसे हैं? अच्छा। अगर मेरे लिए सफलता का मतलब है सब लोग मुझे पसंद करें, तो मुझे हर छोटी सी आलोचना पर दुख होगा। लेकिन अगर मेरे लिए सफलता का मतलब है ईमानदारी से अपना काम करना, तो आलोचना मुझे उतना परेशान नहीं करेगी। हाँ, किताब कहती है कि असली काम इसी परत पर करना होता है, अपने मूल्यों को समझना और अगर जरूरत हो तो उन्हें बदलना। ये सारे विचार सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगते हैं और कई लोगों के लिए हैं भी, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये नजरिए सबके लिए काम करते हैं? क्योंकि हर कोई इस किताब का प्रशंसक नहीं है। बिल्कुल, इसकी कुछ बहुत तीखी आलोचना भी हुई है, खासकर इस बात को लेकर कि ये किसके दृष्टिकोण से लिखी गई है। हाँ, और ये जानना बहुत जरूरी है। हमारे पास माहिका बनर्जी का एक लेख है जो किताब को पुरुषवादी यानी मेल शोविनिस्ट कहता है। और हम यहाँ ये साफ कर दें कि हम सिर्फ स्रोत में दिए गए नजरिए को पेश कर रहे हैं, किसी का पक्ष नहीं ले रहे। बिल्कुल। तो लेखिका कुछ बहुत स्पेसिफिक उदाहरणों पर ध्यान दिलाती हैं। जैसे एला किताब में एक जगह मेंशन सतही लक्ष्यों को छोड़ने की बात करते हुए लिखते हैं, हम महसूस करते हैं कि हम कभी कैंसर का इलाज नहीं कर पाएंगे, चांद पर नहीं जा पाएंगे या जेनिफर एनिस्टन के स्तनों को महसूस नहीं कर पाएंगे, और ये ठीक है। आलोचक का तर्क है कि यहाँ एक जीती जागती सफल महिला को एक ट्रॉफी या हासिल करने वाली चीज के रूप में दिखाया गया है। ये किताब के अपने ही संदेश के खिलाफ जाता है। एक मिनट, लेकिन क्या ये मुमकिन नहीं कि लेखक का इरादा वो ना हो, या फिर ये कि उस उदाहरण को संदर्भ से बाहर निकाल कर देखा जा रहा है? ये एक भड़काऊ लिखने का स्टाइल भी तो हो सकता है। हो सकता है, लेकिन आलोचक का पॉइंट इरादे से ज्यादा प्रभाव पर है। दूसरा उदाहरण और भी गंभीर है। अच्छा। किताब में मेरेडिथ मारन नाम की एक महिला का जिक्र है जिसे थेरेपी के दौरान अपने पिता द्वारा यौन शोषण की झूठी यादें आ गई थीं। ओह। बाद में उसे एहसास हुआ कि ये यादें झूठी थीं। आलोचक का कहना है कि मेंसन इस घटना का विश्लेषण करते हुए इसे मेरेडिथ के कट्टर नारीवादी होने, पुरुषों के साथ उसके असफल रिश्तों और फिर एक समलैंगिक रिश्ते में होने से जोड़ते हैं। अच्छा। आलोचक के अनुसार ये एक बहुत ही संकीर्ण और पितृसत्तात्मक विश्लेषण है। वो कहती हैं कि इसका दोष पूरी तरह से उस गलत थेरेपी पर होना चाहिए था, न कि मेरेडिथ की राजनीतिक विचारधारा या यौन रुझान पर। और लेखिका का निष्कर्ष ये है कि इस तरह के उदाहरणों को पढ़कर उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे ये किताब महिलाओं और नॉन बाइनरी पाठकों के लिए लिखी ही नहीं गई है। हाँ, नॉन बाइनरी पाठक यानी वो लोग जो खुद को पुरुष या महिला की पारंपरिक श्रेणियों में नहीं रखते। आलोचक को लगा कि ये किताब उन्हें इस सेल्फ हेल्प की बातचीत से बाहर कर रही है, जिससे एक अलगाव की भावना पैदा हो। तो एक तरफ किताब के दमदार विचार हैं और दूसरी तरफ ये गंभीर आलोचनाएं। अब देखते हैं कि आम पाठक इस बारे में क्या सोचते हैं। रेडिट पर हुई एक चर्चा में लोगों की राय बिल्कुल बटी हुई है। कुछ लोग इसे किताब के रूप में क्लिकबेट कहते हैं
उनका मानना है कि इसकी बात ही नई नहीं है और ये बस ज़ेन बौद्ध धर्म और स्टोइक दर्शन के पुराने विचारों को गाली-गलौज वाली भाषा में बेच रही है। वहीं बहुत से पाठक हैं जो कहते हैं कि इस किताब ने उनकी जिंदगी बदल दी। उनका तर्क है कि भले ही विचार नए न हों, लेकिन जिस सीधे और बिना फिल्टर वाले अंदाज में मैनसन ने उन्हें पेश किया है, उसने उन तक पहुंचने में मदद की। जो लोग पारंपरिक सेल्फ हेल्प की सब अच्छा है वाली मीठी मीठी भाषा से ऊब चुके थे, उनके लिए ये एक ताज़ी हवा के झोंके की तरह थी। और ये हमें लेखक के इरादे तक ले जाता है। हमारे पास मार्क मैनसन का एक इंटरव्यू है। हाँ, जिसमें वो खुद मानते हैं कि उनकी सोच पर ज़ेन बौद्ध धर्म और स्टोइक दर्शन का गहरा असर है। पर मजेदार बात यह है कि वो खुद को कोई गुरु नहीं मानते। वो कहते हैं कि लिखना उनके लिए थेरेपी जैसा है। वो उन चीजों के बारे में लिखते हैं जिनसे वो खुद जूझ रहे होते हैं। इससे एक प्रामाणिकता का भाव आता है ना? वो ये नहीं कह रहे कि मैं सब कुछ जान गया हूँ, अब तो मेरी बात सुनो। हाँ, बल्कि वो कह रहे हैं मैं इन चीजों से गुजर रहा हूँ और ये मेरे कुछ विचार है, शायद तुम्हारे काम आ जाएं। इंटरव्यू में एक और बहुत दिलचस्प बात है। क्या? मैनसन बताते हैं कि किताब लिखने से पहले उन्होंने खुद से एक सवाल पूछा था, अगर मुझे यकीन हो कि ये किताब कोई नहीं खरीदेगा तो भी क्या मैं इसे लिखूंगा? और उनका जवाब हाँ था। ये बात सीधे किताब के मूल विचार से जुड़ती है, नतीजे की परवाह किए बिना प्रोसेस पर ध्यान देना, उस संघर्ष को चुनना जिसे आप सच में करना चाहते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर उनका डू समथिंग सिद्धांत भी आता है। पारंपरिक सोच है कि पहले मोटिवेशन आएगा फिर हम कोई काम करेंगे। मैनसन इसे पूरा पलट देते हैं। वो कहते हैं एक्शन से प्रेरणा मिलती है और प्रेरणा से मोटिवेशन। यानी कुछ करने के लिए मोटिवेशन का इंतजार मत करो, बस कुछ करना शुरू कर दो, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। जैसे अगर लिखने का मन नहीं है तो बस 200 शब्द लिखो, शायद वो 200 शब्द आपको और लिखने के लिए प्रेरित कर दें। एक्शन ही मोटिवेशन का कारण भी है और नतीजा भी। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो ये किताब एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ इसका संदेश कुछ लोगों के लिए बहुत शक्तिशाली हो सकता है। ये उन्हें अपनी प्राथमिकताओं पर फिर से विचार करने, फालतू चीजों को छोड़ने और उन मूल्यों को चुनने के लिए प्रेरित करता है जो सच में मायने रखते हैं। इसका सीधा और बेबाक अंदाज कई लोगों को बहुत पसंद आता है। और दूसरी तरफ इसकी भाषा, कुछ उदाहरण और विश्लेषण का तरीका दूसरों के लिए, जैसा कि हमने आलोचना में देखा, इसे आपत्तिजनक और बहिष्कृत करने वाला बना सकता है। उन्हें लग सकता है कि ये एक खास तरह के पाठक, शायद एक पुरुष पाठक को ध्यान में रखकर लिखी गई है और ये उनके अनुभवों को नहीं समझती। बिल्कुल। तो हमारी शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। क्या कम चीजों की परवाह करना वाकई एक खुशहाल जिंदगी का राज है? शायद इसका जवाब हाँ और नहीं दोनों है। पर यहाँ एक अंतिम विचार है जो शायद श्रोताओं को सोचने पर मजबूर करे। किताब का केंद्रीय तर्क ये है कि हम हमेशा ये चुन रहे होते हैं कि हमें किन चीजों को महत्व देना है, किन मूल्यों को अपनाना है। तो शायद असली सवाल ये नहीं है कि ये किताब अच्छी है या बुरी, बल्कि ये है कि हम खुद इस किताब को किन पैमानों और मूल्यों पर परख रहे हैं। अगर हमें इसका कोई हिस्सा पसंद नहीं आता तो वो हमारे किन मूल्यों को चुनौती दे रहा है, और अगर हमें ये पसंद आती है तो ये हमारे किन मूल्यों की पुष्टि करती है। शायद इस किताब का सबसे बड़ा सबक यही है कि ये हमें अपने ही मूल्यों के आईने में झांकने का एक मौका देती है।